अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं सिचुएशन सेंटर। सिचुएशन सेंटर में आज यौम तशक्कुर पर बात होगी। आज है यौम तशक्कुर, आज है फतह की खुशी में सजदा शुक्र करने का दिन, आज है अफवाज पाकिस्तान को सलाम करने का दिन और आज है ये बताने का दिन कि जब पाकिस्तान की बात आती है, जब वतन की बात आती है तो फिर अफवाज और अवाम मुत्तहिद हो जाते हैं। सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ओवरऑल जो सूरत हाल रही आपने भी जाहिर है देखी, हमने भी देखी और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का रिस्पांस रहा। मैं जो कुछ हुआ उस पर भी बात करना चाहूंगा और अब जो कुछ पाकिस्तान ने इस पूरी सूरत हाल से गेन किया है और अब हम आगे मुज़ाकरात की मेज पर जब जाकर बैठेंगे तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो जो ओवरऑल सिचुएशन आपने देखी कि जिस तरीके से भारत ने एक यूं कहिए कि दरअंदाजी की, हमने उसको पहले समझाने की कोशिश की, मुज़ाकरात की पेशकश करने की कोशिश की, जो तहकीकात थी उसकी पेशकश करने की कोशिश की, फिर उसके बाद जब वो बाज ना आया तो फिर हमने अपना एक अस्करी चेहरा उसे दिखाया। ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में आपको पाकिस्तान का जो किरदार है दोनों सिचुएशंस में, जब हम बातचीत कर रहे थे और जब हम उसको डैमेज कर रहे थे, क्या कहेंगे उस किरदार के बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान ने तो बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। ये जो वाकया है असल में तो देखिए पाकिस्तान में ये इस वक्त अगर आप देखें 2015 के बाद चौथी पांचवी दफा ये एस्केलेशन जो है वो हुई है। बिल्कुल। और जाहिर है कि इस बार जो एस्केलेशन हुई है ये वर्स्ट थी और बुनियादी जो वजह है वो ये है कि जो कश्मीर का मसला है वो सेटल नहीं हो रहा। और जो भी इंडियन चैनल्स और जो भी बाहर जो मैं जब भी गया हूँ और मैंने यही बात कही है कि देखें ये जो एस्केलेशन है या ये जो मामलात हैं ये कश्मीर के मसले से जुड़े हुए हैं और जब तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होता इस तरह के वाकयात, ना ये पहला वाकया है ना आखिरी वाकया है और इसकी जो संजीदगी है वो और बढ़ती जाएगी। आपने 1947 में एक प्रिंसिपल तय किया था और वो प्रिंसिपल ये था कि आप ये करेंगे कि जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो हिंदुओं के इंडिया में जाएंगे, जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे। बिल्कुल। इस प्रिंसिपल को आपने कश्मीर के केस में वायलेट किया है। अब वहां पे जो अभी ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है अफजल गुरु की शहादत से, मुवानी साहब की शहादत से। क्योंकि ये जो नौजवान लोगों को जिस तरह से शहादतें दी गई उसके बाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक बड़ा गुस्सा है और बहुत लोकल ग्रुप्स हैं जो कि कश्मीरी जो जदोजहद है उसको जिंदा रखे हुए हैं और नई जला बख्शे हुए हैं। बिल्कुल। अब ये अगर आपने इसकी जो वीडियोस सब लोगों ने देखी हैं, आपने भी देखी हैं पहलगाम की, आप देखिए ना ये एक थिक जंगल है जिसके अंदर एक 2-3 फुटबॉल ग्राउंड जितना इलाका है जिसमें ये वाकया हुआ है। अब मुकामी लोगों के अलावा कोई और आदमी इस जंगल से अंदर बाहर आ जा ही नहीं सकता। लिहाजा 100% बात यह है कि ये एक मुकामी जो ग्रुप्स हैं उनकी कार्रवाई थी और कार्रवाई इसलिए थी कि वहां पे आपने जुल्म की, तशद्दुद की एक जो है वो इंतहा की हुई है। आबादी को आपने जो है वो ना वहाँ अदालतें आजाद हैं, ना वहाँ पे कानून है, ना कुछ है। तो ये उसकी वजह से पॉपुलेशन करप्ट हो जाती है। अब आप उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं जी। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी आई थिंक जो अक्लमंदाना बात की वो यही की जो आपने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के ऑफर कर दी साथ ही। उससे पूरी दुनिया जो है वो एकदम उन्हें रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान तो ऑनेस्ट है अपनी बात में और वो तो कह रहा है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर ले, इंडिया नहीं मान रहा। इन द मीन टाइम हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से एक जो कट्टरपंथी हिंदू हैं या हिंदू महासभा है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, उन्होंने नरेंद्र मोदी को चूंकि घेरा हुआ है, खुद भी वो उसी कबील से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने इस मामले को कहा कि हम पाकिस्तान से जंग करेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की अपने आप को इस इलाके का इसराइल समझ के। हाँ। उन्हें ये लगा कि मैं तो इसराइल हूँ इस इलाके का, मुझसे कौन पूछेगा कि मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले जब उन्होंने साउथ ब्लॉक में 100 अपने एम्बेसडर्स जमा किए तो पहला सवाल यही किया गया जनाब कि आप कह तो रहे हैं पाकिस्तान ने किया, लेकिन सबूत क्या है? सबूत कोई नहीं था।
फिर उसके बाद जब एस्केलेशन के ऊपर गए तो तमाम ममालिक ने, G8 के तमाम ममालिक ने, चाइना ने तो किया ही क्या, GCC ने, तमाम ने जो है ये कहा कि इसको आप डी एस्केलेट करें और ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और उसके बाद फिर भी वो बाज ना आया तो आखिरी पंच जो है वो फिर हमारी एयरफोर्स ने जो है वो दिया, और ऐसा जबरदस्त दिया कि अब तक उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में क्या मोदी ने कुछ सीखा होगा, क्योंकि अब कांग्रेस भी उससे डिमांड ये कर रही है कि आप असेंबली में आए और जवाब दें इस पूरी सूरत हाल का। तो उस शख्स के अंदर जो एक अपना ये जोम था कि मैं इसराइल बन जाऊंगा इस खित्ते का, इस पूरी मिस एडवेंचर के बाद उसकी कोई लर्निंग हुई होगी? नहीं, देखिए ना, वहां पे तो मसला ये है कि इस वक्त एक तो आज राहुल गांधी ने खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्वाइंट सेशन कॉल किया जाए और पहलगाम का वाकया जो है उसके ऊपर मुकम्मल जो है वो डिबेट होनी चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को काफी एक अंदरूनी क्रिटिसिज्म जो है उसका सामना है, जिसकी वजह से वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यह है कि आप समाजवादी पार्टी जो है उसने भी बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो अपना किया है। इस वक्त जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, मैं आपको बताऊं कि ये ज्यादा अरसा कायम नहीं रह सकेगी। उसकी वजह यह है कि इसका जो तमाम तर दारोमदार है वो दो पार्टियों के ऊपर है। एक तो जो बिहार से नितिन शर्मा की पार्टी है, और वो उसकी जो है वो नितिन कुमार जो है वो इनके एक पार्टनर हैं, और फिर चंद्रा बाबू नायडू जो है वो तेलुगु देशम से इनके जो है वो पार्टनर है। और ये दोनों पार्टीज जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज नहीं है। इनके अंदर जो है वो काफी अकलियतें, मुसलमानों का स्पेशली इनकी पॉलिटिक्स जो है उसमें बड़ा अहम रोल है, और इस एक्सट्रीमिज्म के साथ ये पार्टियां ज्यादा अरसा नहीं चल सकेंगी। और जिस तरीके से अब अपोजिशन जो है वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है, अगर इन दोनों पार्टियों ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया तो ये फिर ये हुकूमत जो है वो बरकरार नहीं रह सकेगी। सही। अच्छा, अब जंगबंदी के बाद जब हमने देखा कि जी सीज फायर हो जाता है, तो उसके बाद भी ये जो जो नेचर है मोदी की, वो उसे किसी मिस एडवेंचर की तरफ ले जा सकती है, किसी और शरारत की तरफ ले जा सकती है? नहीं, कैपेसिटी नहीं रही अब तो। देखें, आप जाहिर है नरेंद्र मोदी के ऊपर हो तो वो तो पीछे ही ना हटे, लेकिन देखें ना, अब एक चीज की कैपेसिटी होती है। ये इस तरह की जंगें या इस तरह की चीजों के लिए आपको ना सिर्फ अंदरूनी तौर के ऊपर बड़ा ताकतवर होना पड़ता है, बल्कि आपको जो है वो एक बैरूनी जो सपोर्ट है वो भी चाहिए। अब इस वक्त चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने जिस किस्म का रोल अदा किया है, बहुत ही कमेंडेबल रोल अदा किया है। जिस तरह से वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो बाकी मामलात के ऊपर उन्होंने जो है, और स्पेशली आई मस्ट अप्रिशिएट मार्क रूबियो जो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। उनके तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए। उन्होंने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, इसमें देखिए अमेरिका और चाइना जो कि हर मामले में एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन ये वो चंद मामलात हैं। इस शायद वो एक ही मामला होगा जिसमें चाइना और अमेरिका का एक ही नुक्ते नजर था, और वो ये था कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। अब उसके बाद GCC ने भी यही बात की है। $100 बिलियन की कमिटमेंट है मोहम्मद बिन सलमान की इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में, तो उसको भी झटका पहुंचेगा। सो आई थिंक नरेंद्र मोदी की अब कैपेसिटी नहीं रही कि वो कुछ इसको जो है वो छेड़छाड़ कर सकें। अभी तो उनको अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ेगी इंडिया में। अच्छा, जो आपने बात की ट्रंप की, कि जो उसका जो रोल था जब मामला शुरू हुआ था, तब तो उसने कहा था कि ये आप दोनों का आपसी मामला है, 1000 साल से ये आप कश्मीर का मसला है, इसको आप खुद सॉर्ट आउट करें। लेकिन जब हमारी तरफ से मार पड़ती है भारत को और हमने थोड़ा सा अपना मसल दिखाया, तो फिर ट्रंप का जो लहजा है उसमें तब्दीली आती है और वो कहता है कि जी अब इसको जो है वो सीज फायर की तरफ लेकर जाना चाहिए। तो कैन ट्रंप बी ट्रस्टेड? नहीं, ये एनालिसिस आपका मेरा नहीं ख्याल ठीक है। उसकी वजह यह है कि शुरू में हिंदुस्तान का तो यह ख्याल था कि अमेरिका तो पूछेगा भी नहीं कि ये जो हुआ है इसमें आप मुलव्वस हैं कि नहीं है। लेकिन जब ये शुरू हुआ मामला, तो JD वैंस का पहले ही ये बयान आ गया कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, और वो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा झटका था कि वाइस प्रेसिडेंट जो खुद जो है वो हिंदुस्तान में मौजूद थे जब ये हुआ था, और उस पे उन्होंने एस्केलेशन जो है उसकी बात जो है वो की नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो थे उन्होंने कहा कि दोनों से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं चाहता हूं कि ये चीज जो है इसको आगे जो है वो ना बढ़े। सो उसके बाद दरमियान में सिर्फ एक दफा ये हुआ जरूर
कि जेडी वैंस का स्टेटमेंट ये आया था कि ये दोनों मुल्कों का अपना मामला है, हम एक से ज्यादा इसको जो है वो नहीं कर सकते पुश। लेकिन आई थिंक जो मार्क रूबियो है असल में वो तो शुरू से इन टच थे जयशंकर के साथ, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ। उन्होंने आई बिलीव के एटलीस्ट 5 दफा बात की है, एंड ही इज द वन हु इज रनिंग द सिक्योरिटी पॉलिसी और स्टेट पॉलिसी इस वक्त, जिसकी वजह से आई थिंक अमेरिकन इंटरेस्ट के बगैर तो देखे ना मुमकिन ही नहीं था नहीं है, कि बिल्कुल ये कुछ होता। और फिर यहाँ पे आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो सऊदी अरेबिया ने रोल प्ले किया, वो भी उनके वजीर खारजा, फिर ईरान के वजीर खारजा, तुर्की और चाइना ने तो खैर पाकिस्तान का दोस्त होने का हक ही अदा किया, हक अदा कर दिया, जिस तरह बिल्कुल वो साथ चले। बिल्कुल। तो ये सारे ममालिक जो हैं आई थिंक इट्स ऑल्सो, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में भी जो है वो आई मस्ट से कि इसके जो नरेंद्र मोदी का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो इस किस्म की उसमें उसमें फॉलीज जो है उन्होंने की है, मकाना हरकतें की, जिससे कि उनको बड़ा जो है वो नुकसान पहुंचा। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि जो चीजें हो रही थी उसमें बाकी ममालिक जो थे वो थोड़े आप समझिए कि दरमियान में भी खड़े थे, उन्होंने भी फैसला किया कि इस आदमी के साथ तो नहीं चला जा सकता। हाँ, अच्छा, अब ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी अब मैं कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा। अब जब वो इक्तदार में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं यूक्रेन और रशिया वाली जंग भी एक दिन में रुकवा दूंगा, गजा का भी सीज फायर करवा दूंगा, इन दोनों मामलात पे तो कुछ बना नहीं। अब ये ट्रम्प साहब कश्मीर का मसला हल कैसे करवा सकते हैं, और हम इस पूरी सूरत हाल में उनके इस जुमले से, उनके इस बयान से क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के फायदा हासिल कर सकते हैं? नहीं, ये तो देखिए ना, ये तो समझिए कि हिंदुस्तान के लिए तो ये जो है रॉफेल गिरने से बड़ा जो है वो सदमा है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान जो है उसका तो मौकफ ये है कि ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है और दुनिया को इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। और उनके लिए अमेरिका ने एक बड़े तवील अरसे के बाद, एक गैप के बाद कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना है, जो इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। उसके ऊपर निगोशिएशंस की वो कोशिश करें, वो हो ना हो, वो सेकंड दूसरा मरहला है। लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और इसका जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए, ये ही हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े सदमे की बात है। एंड आई थिंक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। सो वे फॉरवर्ड, अब हम जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे और बहुत सारी शराइत भी हम पेश करेंगे, वो क्या होनी चाहिए मुज़ाकरात की टेबल पर डिस्कशन? कौन सी ऐसी अहम चीजें हैं जिसके ऊपर हमें अपना स्टांस वाजे करना चाहिए और कुछ फायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए? मेरी इत्तलात के मुताबिक 12 तारीख से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होंगे। यस। और अब ये सेल्फ एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा काम है। और देखिए मेरी नजर में तो एक बुनियादी मसला है, वो तो ज़ाहिर है कश्मीर का है। पाकिस्तान तो चाहेगा कि कश्मीर पे बात हो, हिंदुस्तान चाहेगा कि सिर्फ टेररिज्म के ऊपर बात हो। अब ये जो कश्मीर का मामला है, मेरे ख्याल में जब जनरल परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह मिले थे आगरा में और एक 4 पॉइंट्स एजेंडा तकरीबन तय हो गया था, वो एजेंडा बहुत जबरदस्त है इस वक्त उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए। और अगर हम समझें तो, और अगर हिंदुस्तान को हम समझा पाए और उससे पहले अगर हम अमेरिका को समझा पाए, तो वो 4 पॉइंट एजेंडा जो मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के दरमियान तय हुआ था, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। उसके बाद जाहिर है कि हमारी पहली ख्वाहिश तो ये होगी कि सिंध-तास माहिदा जो है वो अपनी असल शक्ल में, उसकी सेंटिटी जो है वो बहाल हो, उधर हम उसको बहाल कर पाए। तो सिंध-तास माहिदा और ये जो कश्मीर के ऊपर मनमोहन सिंह परवेज मुशर्रफ बातचीत है, मेरे ख्याल में तो ये 2 पॉइंट्स जो है वो हमारी तरफ से की पॉइंट्स होंगे। इंडिया की तरफ से ज़ाहिर है कि टेररिज्म एक की पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हमने इस पूरी सूरत हाल में, मैं इस पर खासतौर पे आपका टेक लेना चाहूंगा कि हमने भारतीय मीडिया को भी देखा और ये बात उन्होंने बता दी कि उनके लिए दुनिया की हर चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग है और वो झूठ बोलने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उनकी तरफ से भी, उनके भी जो सेन वॉइसेस हैं, आवाजें उठाना शुरू कर दी उन्होंने कि हमारा ये मीडिया क्या कर रहा है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके मीडिया की क्या सूरत हाल है। ये किस तरह का मीडिया है और क्या अब इस मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी बाकी रही है बैनुल अक़वामी तौर पर? नहीं, उन्होंने तो बहुत हर्ट किया है अपने मीडिया को, बहुत हर्ट किया है।
और इसका बहुत नुकसान अपने आप को उन्होंने पहुंचाया कि जब आपके मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी ही ना रहे और उसको कोई जो है वो समझे कि ये तो बिल्कुल ही मजाक लोग हैं, और बड़े सीनियर लोग, आई थिंक बरखा दत्त जैसे लोग, फिर जो बाकी इनके जो लोग हैं, संगीता मोहन है, समिता प्रकाश है, तमाम बड़े सीनियर लोग हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इसको जो है अपना बेड़ा गर्क किया, आई थिंक सबसे ज्यादा उन्होंने अपना जाती नुकसान किया, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनने में बड़ा वक्त लगता है, खत्म तो फौरन जो है वो हो सकती है। तो उन्होंने बहुत अपने आप की जो है वो तबाही की है। अब ठीक है, मीडिया में एक जिंगोज़म या समझिए एक स्टेट के साथ एक हमदर्दी तो होती ही है इस तरह के माहौल में, जो पाकिस्तान के मीडिया में भी थी, लेकिन बहरहाल आप ये तो नहीं कि हर हद ही पार कर जानी। बिल्कुल। आखिरी दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहली चीज ये कि हमारे यहाँ पर हमने ये देखा कि एक इत्तेहाद की फिजा नजर आई, लोगों का जो एक सेंटिमेंट था पाक फोर्सेस के लिए, पाक आर्म फोर्सेस के लिए, वो बड़ा अच्छा नजर आया। इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत को तो एक किरदार ठीक है होता ही है, ऑपोजिशन का जो किरदार रहा उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें देखिए पूरा पाकिस्तान ज़ाहिर है इकट्ठा था, और इसमें जब इमरान खान ने एक ट्वीट किया और कहा कि नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया, उसके बाद से मैं रियलाइज कि पीटीआई भी पूरी तरह से ऑन बोर्ड थी, और तमाम पाकिस्तान ने मिलकर ही इसका मुकाबला किया है। लेकिन ये एक आर्जी फेज है, और आप देखेंगे कि अगले, मेरा ख्याल है कि चंद दिनों में ही ये डिवीजन जो है ये वापस आ जाएगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से किसी इस तरह की कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया कि हमें कोई मुस्तकिल सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए, या पाकिस्तान के अंदर कोई पोलिटिकल डिवीजन कम होनी चाहिए। और जाहिर है इमरान खान को कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया। सो मेरी नज़र में ये जो एक सारा मामला है ये तो एक आर्जी है, और ये मामला जो है ये तो लंबा नहीं चलेगा। जंग के दौरान तो एक माहौल होता है, और जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान उस माहौल में इकट्ठा है, और आर्म फोर्सेस के साथ है, हुकूमत के साथ है, पोजीशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो। जैसे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस अभी पूरा उन्होंने सपोर्ट दी नरेंद्र मोदी को, लेकिन जो ही अब ये मामला खत्म हुआ है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीदी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी डिवीजन जो है ये चंद दिनों की, ये जो आपको एक यूनिटी नजर आती है, ये सिर्फ चंद दिनों की मेहमान। यानी कि वो जो बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश और उनके जहन में ये बात आ गई है कि अब शायद जो है वो इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, और जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा था असेंबली में कि जी मेरे चैम्बर में आए अपोजिशन वाले और मैं उनसे बात करूंगा, वो इस तरह की कोई चीज ऐसी होनी नहीं जा रही है। नहीं, इस किस्म की किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया हुकूमत ने, और इमरान खान से वो तो मतलब इस हद तक वाज़ेह है कि हम नरेंद्र मोदी से तो बातचीत करेंगे लेकिन इमरान खान से बातचीत नहीं करेंगे। तो जहाँ पे आपने डिवीजन की हालत ये हो, वहां पे कैसे जो है वो आप सूरत हाल में किसी बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं। और एक और चीज ये कि जनाब नवाज शरीफ साहब का भी पूरी सूरत हाल खत्म होने के बाद फाइनली एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी अफवाज पाकिस्तान को उन्होंने सैल्यूट पेश किया और सीज फायर जो है उसका खैर मकदम किया। ये उनकी आवाज कहाँ थी, वो किस कोमे में मौजूद थे? नवाज शरीफ साहब देखिए, जो मर्जी बाकी तो किससे कहानी है, फैक्ट इज नवाज शरीफ साहब का मौकफ जो है वो बड़े अरसे से हमें मालूम है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ज्यादती की है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान वहां पे टेररिज्म में मुलव्वस है, और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो कि आप समझें कि कोई हिडन है, ये उनकी पब्लिक स्टांस है। चाहे वो मुंबई का मामला हो या चाहे उससे पहले के मामला हो, फिर मोदी का आना, क्योंकि उनकी जो सोच है वो एक बड़ी इस मामले में एक समझिए कि एक इस कदर अहमकाना सोच है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ एक बड़ा बड़ा सुपरफिशियल है, बड़ा सतही है, और वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान अगर नहीं करता तो बिल्कुल जुनाब अमन हो जाता। ऐसे तो नहीं है, कारगिल के ऊपर वो फंसे हुए हैं। भाई कारगिल जो था अगर आपकी नजर में गलत है तो फिर सियाचिन आपकी नजर में कैसे जी सही हो सकता? जी। वो भी तो वही था ना। तो आप ये जो नवाज शरीफ साहब का मौकफ है, इसी तरह से जो बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त हिंदुस्तान की इंटरफेरेंस है, या जो बाकी जगहों के ऊपर उनकी इंटरफेरेंस है, कुलभूषण यादव भी तो यहीं से पकड़ा गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल वाजे हैं, वो हिंदुस्तान के साथ लेट के ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। इस तरह से ताल्लुकात नहीं बनते, इस तरह ताल्लुकात नहीं बनते। फाइनली आखिरी चीज, आपकी जो जितनी भी ट्वीट्स होती हैं उसके अंदर आप इंडिया को INDIA के बजाय ENDIA इंडिया लिखते हैं, तो डू यू थिंक
कि मोदी की सरबराही में इंडिया जो है वो बस अब इंडिया बन चुका है? बहुत आई थिंक इट्स अ क्रूशल टाइम फॉर इंडिया। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि इस लड़ाई में भी अगर आप देखें तो पंजाब में जो सिख हैं उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलहदा रखा बिल्कुल। है। इसी तरह से राजस्थान में बिल्कुल अलहदा लोगों ने रखा, कश्मीरी तो है ही नहीं इंडिया के साथ। और साउथ पंजाब भी आपको, साउथ इंडिया भी आपको बिल्कुल एलिनेटेड लगा है। तो ये एक बड़ा इस वक्त इंडिया के लिए अब एक अंदरूनी मसाइल जो हैं उनके आगाज होने का वक्त है। और चूंकि हिस्टोरिकली इस तरह से इंडिया कभी चला ही नहीं जिस तरह नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, इतने अथॉरिटेरियन निजाम के अंदर इतना बड़ा मुल्क और इतना जिसके अंदर आप समझें कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो, इतना वसील कुलियाती मुल्क हो, उसके अंदर वो कैसे जो है वो मुल्क इतने अथॉरिटेरियन निजाम में चल सकता है। सो आई थिंक इंडिया के लिए अब ये एक बहुत क्रूशल टाइम शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बस पूरी सूरत हाल की कि अब किस तरीके से भारत में एक ऐसा शख्स हुक्मरान है कि जो कि भारत की एक जो सेकुलर रूह है और भारत की जो एक मल्टी जो कल्चरल रूह है उसको खत्म करने पर तुला हुआ है और उसके जहन में एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हिंदुत्व जो है वो आइडियोलॉजी सबसे बढ़कर है, सबसे बरतर है और उसी आइडियोलॉजी को हुक्मरान होना चाहिए। बाकी तमाम अकलियतें जो हैं उन सब का सफाया हो जाना चाहिए। अगर सफाया ना भी हो तो वो तमाम अकलियतें जो हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन या फिर थर्ड ग्रेड सिटीजन बनकर भारत में रह सकती हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी फुटेज दिखाना चाहता हूं और ये जो फुटेज है ये आपको बताएगी कि जब भारत ने अपने राफेल तैयारों की डिलीवरी ली थी फ्रांस से तो उस वक्त भारत ने क्या किया था। ये जो राफेल तैयारे हैं जिनको भारत अपना गुरूर कहता था, अपना मान कहता था, अपनी वो जो मर्यादा होता है वो कहता था, तो भारत का मानना यह था कि हमारे पास अगर राफेल तैयारे होते तो हम पाकिस्तान के साथ बड़ा बुरा सलूक करते। और फिर उसके बाद फ्रांस से उन्होंने राफेल तैयारों की ये डील की। और 5 साल पहले की ये फुटेज है। 5 साल पहले जब पहली डिलीवरी, ये पहला तैयारा भारत को दिया गया था तो भारत के उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, ये डिफेंस मिनिस्टर साहब फ्लाई करके भारत से गए थे फ्रांस। और फ्रांस का शहर है बोर्दो सिटी है फ्रांस में, वहां का एयरबेस है दासो एविएशन फैसिलिटी बोर्दो सिटी में फ्रांस में। वहां पर वो गए खास तौर पर और उन्होंने ये कुछ रिचुअल्स जो थे ये वहां पर किए थे। ये फुटेज आपको नजर आ रही है और ये आप देखें कि इस फुटेज में आपको नजर आ रहा है कि ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं ये क्या कर रहे हैं इस जहाज के साथ। ये इस जहाज को एक तरीके से तिलक लगा रहे हैं। इस जहाज के ऊपर इन्होंने वो नारियल फोड़ने वाली जो रस्म है वो भी की और उसके बाद इन्होंने इस जहाज के ऊपर वो जो लाल शायद सिंदूर है या कलर है उससे कुछ लिखा भी, कुछ निशानात भी बनाए। ये पूरी इन्होंने जो अपनी जो रिचुअल थी ये जाकर फ्रांस में किया जब ये इनको पहला तैयारा मिला था, राफेल तैयारा। और इस रिचुअल को कहते हैं शास्त्रा पूजा। शास्त्रा पूजा क्या होती है ये बताता हूं मैं आपको जी। शास्त्रा पूजा होती है हथियारों की पूजा करना। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये राजनाथ सिंह साहब जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इंडिया के ये साबिक डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से ये फ्रांस गए थे भारत से फ्लाई करके और वहां पहुंचकर उन्होंने ये पहले राफेल तैयारे की पूजा की और उन्होंने जो है वो कहा कि जी अब हमें ये तैयारा मिल गया है और अब इस तैयारे के साथ हम देखें कैसे फतह करते हैं पाकिस्तान को। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस तैयारे का और भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। सलाम है हमारी फोर्सेस को, सलाम है हमारे जवानों को, सलाम है खास तौर पर हमारी एयर फोर्स को कि जिसने बता दिया कि पाकिस्तानी शाहीन ही हवाओं पर हुक्मरानी करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने टाइम निकाला। काफी दिन के बाद आपसे बात हो रही है। अभी मैं बात कर रहा था कि ये जो राफेल तैयारे भारत ने जब लिए थे उस वक्त भारत में समा क्या था और यहां पर राजनाथ सिंह की हमने फुटेज दिखाई जो कि गया और इसने शास्त्रा पूजा की थी, राफेल तैयारों की पूजा। लेकिन पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने बता दिया कि पूजा तैयारों की नहीं होती, इबादत सिर्फ और सिर्फ खुदा की होती है और उसी के भरोसे से हमने शिकस्त दी इन तैयारों को। सर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बरतर साबित हुई है और ये चाइनीज टेक्नोलॉजी कह लें,
इस चाइनीज टेक्नोलॉजी की बढ़तरी का साबित होना जो है ये यूएसए पर कितना गिरा गुजर रहा होगा और ये इसराइल पर कितना गिरा गुजर रहा होगा? देखें, अवैध बात यह है कि ये जहलों को ये पता नहीं है, ये जो चारों की तुम ये पूजा कर रहे हो और नारियल फोड़ रहे हो और लेमन फोड़ रहे हो, तुम्हारे पायलट इस काबिल हैं चलाने के? क्या ये तुमने कोई ट्रेनिंग उनको दी है? या ये मुहावरा है कि इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, इट इज नॉट मशीन बिहाइंड द मैन। तो तुम्हारे में काबिलियत नहीं है, तुमने उनके शेर तबाह कर दिए हैं। दुनिया में फर्स्ट टाइम राफेल जहाज गिरे हैं और वो पाकिस्तान में गिराए हैं। उसके बाद आप ये राजनाथ सिंह को बोलें कि जो राफेल का मलबा है ना, उसकी जाके पूजा करें, उसको बताएं वो जिंदा कैसे करना है, ये वहां पर बैठ के करें। और सेकंड ये देखें, बात ये है कि दे डोंट नो द फोर्स मल्टीप्लायर जो हमारे पास है ना, वो है कि एक हमारे पायलट फुली ट्रेंड, नंबर 2 उनकी ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म, उनका एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एंड अबव ऑल जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत। दे आर फोर्स मल्टीप्लायर। इनको अंदाज, मैं तो बैटलफील्ड में रहा हूँ, यकीन करें जब नारे तकबीर की आवाज आती है ना और सामने गाजी शहादत का जहन में आता है तो आप सब कुछ दुनिया भूल जाते हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू। इसलिए ये कौम जो है ना, ये हमारे से मुकाबला नहीं कर सकती। इनके जर्नलिस्ट बैठ के बात कर रहे थे 2019 में कि हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इनको मौत से डर नहीं लगता। ये शहादत मांगते हैं, हमें मौत से डर लगता, हम जिंदा रहने के लिए हम इनसे क्या मुकाबला करेंगे। सेकेंड है कि देखिए, चाइनीज ने टेक्नोलॉजी भी बनाई है और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, प्लस उसके साथ जो ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो जो पाकिस्तानी की वो आई वुड से चाइनीज विल बी सो हैप्पी टू नो कि हमने उनकी कितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की है, वो भी बैटल फील्ड के अंदर। अब दुनिया जो है ना, वो ये F-17 और थंडर और ये 10 ब्लॉक 10 देंगे, ये राफेल को उनको मरवा दिया और ये F-16 F-35 की बात खत्म हो गई है। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपना स्टेचर बहुत हाई किया है। पाकिस्तान को दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिए एज ए 5th और 6th रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट with very hard battle army with all the battlefield might, कि आपकी एयरफोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्सेस जो उनकी सिनर्जी है उसको यू कांट चैलेंज। और जिस तरीके से जाके उन्होंने 400 का जो तबाही की हमारे पायलट ने, इमेजिन करें, दे आर मेंट टू जहाजों गिराने के लिए, लेकिन वो दे वर टोटली पैरालाइज्ड। एक्चुअली उनके सिस्टम ऑफ जो थे ना, सिस्टम ऑफ वर्किंग में पैरालिसिस हो गया था। वो अमेरिकन को कहते हैं खुदा के लिए कौन सी आफत हमारे ऊपर आ रही है, मैं बचाएं इनसे। तो यू डो अभी देयर ऑन द नी, बिल्कुल घुटनों के बल बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इज ऑन द वेरी हाई ग्राउंड। अब हम निगोशिएट भी करेंगे फ्रॉम वेरी हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर से। इसलिए अब हमें इनसे एक बात करनी चाहिए जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमें करना क्या चाहिए निगोशिएशन टेबल पर, हमारे पास क्या वो तुरुप के पत्ते हैं जो हमें शो करने चाहिए। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सिर्फ पहलगाम के वक्त खुद से ही ड्रामा किया और पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी, हमें इनको ये कहना चाहिए कि आइंदा अगर तुमने बलोचिस्तान वालों को सपोर्ट करके वहां कोई ऐसा मिसएडवेंचर किया या तुम लोगों ने जाफर एक्सप्रेस वाला कोई और किया, वी विल डू द सेम अगेन ऑन यू। वी विल गेट द प्रूफ, we will tell the Americans and UN से ये इनका प्रूफ है and we will sort you out like this, और तुम्हें दोबारा और इससे ज्यादा मारेंगे, याद रखना। ताकि ये टर्म्स ऑफ कंडीशन में हमारी बातें होनी चाहिए। नंबर 1 ये, नंबर 2 के आपने इंडस वाटर ट्रीटी को अगर कभी सस्पेंड किया तो मैं तुम्हारा यही हाल करेंगे। अगर पाकिस्तान में टेररिज्म किया वी विल डू द सेम। अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हमारे पे गलत इल्जाम लगाया विल सॉर्ट यू आउट। और सेकंड, कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ आवर एजेंडा। कश्मीर को दोबारा एजेंडे में टॉप पे आना चाहिए। नीति भी कश्मीर की बात है, सिर्फ अगर एजेंडे पे भी आ जाएगा मीन इंडिया सक्सेस केस डिस्प्यूट। मतलब हमें अपना जो अग्रेसिव स्टैंड है वो नहीं छोड़ना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि यस वी आर अ पावरफुल कंट्री। और ये नहीं हो सकता कि अब हम जो है वो मतलब दो कंट्रीज बराबरी की सतह में मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगी, ये नहीं होगा। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो अपर हैंड होगा। सो हमें अग्रेशन छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल, और पाकिस्तान को बल्कि दुनिया में इन्होंने हमारी मदद की है। द होल वर्ल्ड नाउ विल रिकॉग्नाइज
कि पाकिस्तान की मिलिट्री इज अ रियली फोर्स टू रेकन विद। हमारे इस्लामिक ममालिक दे विल ऑल विल लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। वी आर वेरी थैंकफुल टू चाइना एंड टर्की एंड आवर फ्रेंडली कंट्रीज हु सपोर्टेड अस, और इसलिए चाइना के साथ हमारी ताल्लुकात हैं। आई थिंक चाइना प्रूव कि दे आर ऑल ब्रदर पैसिफिक फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स आज हम हमारे हिमालयन एंड डीपर जेंसी जो उन्होंने प्रूव कर दी है। आई थिंक ये फ्रेंडशिप होती है, और वी शुड रिलाई टोटली ऑन आवर ट्रैवलिंग फ्रेंड्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सपोर्ट, उनकी बिजनेस सपोर्ट हमें जो हमने शुरू की है। आई थिंक इट इज अबव ऑल, और अमेरिकन से वी मस्ट हैव बेस्ट रिलेशन। Yes. वी डोंट वांट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, बट जो हमारी इनसे ताल्लुकात है नोबडी कैन सपोर्ट। और सीपेक में अगर इंडिया ने आंदा हमारे चाइनीज फ्रेंड को कुछ किया, अगेन वी गोइंग टू रिस्पॉन्ड। ये चीजें हमें आप बता देनी चाहिए, और फायदा उठाना चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का कि हम मेडिसिन कराता हूँ, बिकॉज इफ ही इज अ गारंटर आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम वे ऑल्सो दैट। ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारिस नवाज साहब आपका। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, अगर वो गारंटी कर रहा है ट्रंप, तो फिर इसका मतलब है कि हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। डॉक्टर अहमद सईद मिनार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या हम ट्रंप को ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ने इस वक्त तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया है, लेकिन क्या सीज फायर के बाद हम कितना विजिलेंट रहेंगे? जाहिर है हमें विजिलेंट तो रहना ही है। क्या कर सकता है भारत, क्योंकि शरारत तो उसके दिल में और दिमाग में है ही। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। पहले हाँ ट्रंप पर आ जाते हैं। अब ये जो ट्रंप है, देखिए ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी अजीब सी पर्सनालिटी है। ही इज अनप्रेडिक्टेबल। मेरे ख्याल से वो भरोसे के काबिल तो है नहीं। वो जब आया था तो उसने कहा था मैं यूक्रेन की जंग रुकवा दूंगा, अब उसने कहा है कि आप दोनों आपस में खुद ही तय कर लें। फिर उसके बाद जब वो आया था तो उसने कहा था इजराइल फलस्तीन तनाज़ा तो मैं खत्म करवा दूंगा, सीज फायर करवा दूंगा, कुछ नहीं हुआ। और अभी भी इस केस में भी जो ये हरकत हुई है भारत की तरफ से, उसमें भी शुरू में उसने कहा कि आप लोग खुद डील करें, आप लोगों का अपना मसला है, लेकिन जैसे ही भारत को मार पड़ी तो फिर वो फौरन सीज फायर की तरफ आ गया। तो ये काबिल भरोसा शख्स तो नहीं है। देखिए काबिल भरोसा, उसकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स, उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, लेकिन जब वो एक ऐसे मुल्क को, ऐसी सुपर पावर को लीड कर रहा हो एज अ प्रेसिडेंट, कि इसका दो के चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक व्हेन वी आर टॉकिंग तो सोल सुपर पावर इस वक्त जो है वो अमेरिका है, और उसका प्रेसिडेंट ये बात कर रहा है। तो लिहाजा उसकी पोजीशन पे, सीट पे चेयर बैठे हुए, ही हैज अ क्लैरिटी ऑफ व्हाटएवर ही हैज। उसके दिल में जो होता है मुंह से बोल देता है। वो डिप्लोमेटिक उस तरह से नहीं होता, ना ही वो ट्रेडिशनल सियासतदान है। तो इस तरह की बात उसने की थी। लिहाजा अभी उसके वो अंदर असर रसूख था, उसके जेडी वेंस की भी, जो उसका डिप्टी प्रेसिडेंट है या उसका वाइस प्रेसिडेंट है, कि वो जो इंडिया का दामाद है, बेसिकली उसकी मिसेस इंडियन आजाद है। हाँ। तो लिहाजा उसके प्रेशर में आके, या वैसे उसने बेसिकली शायद पाकिस्तान को टेस्ट करने के लिए, और इंडिया को जो इतनी इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी थी ओवर सिंस 2010, कि जब उसने चाइना के अगेंस्ट इसको रीजनल पुलिसमैन बनाना चाहा, तो उसने काफी अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव किए होंगे इंडिया को जो है वो एक किस्म की हलाशेरी दे के। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, इट वाज लाइक उसके बियॉन्ड इमेजिनेशन था कि पाकिस्तान इस कदर जो है स्विफ्ट, एक्यूरेट, विद मोटिवेशन, डेडिकेशन, उसको जो है इंडिया को अपने नीज के ऊपर ले आएगा विद इन इनिशियल 5 आवर्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ ऐसा एक मीम भी बना हुआ था कि जब पिंड में मुर्गों की लड़ाई हो रही होती है ना, तो चौधरी जो है ना उसकी मुर्गे को अगर मार पड़े तो फौरन अपने मुर्गे को उठा लेता है। तो वही वाली बात है कि इंडिया को उसने फौरन वहां से निकाला, बिकॉज उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट थी, और इंडियंस भी जो है वो खुद भागे गए थे नेहरू की तरह। जैसे 1949 में जब कश्मीर में उसको मार पड़ रही थी, तो वो उसका भागे थे और वहां से उन्होंने सीज फायर कराया था। इसी तरह से मोदी और उसका जो अजीत डोवल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये दौड़े और उन्होंने जाके कहा कि हमें बस बचाओ बचाओ बचाओ, बिकॉज बहुत ज्यादा उनके साथ हो गई थी। और कल भी रिपोर्टेडली 2 जहाज किल हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसको गवर्नमेंट खुद अगर डिक्लेयर करे तो ज्यादा मुनासिब, लेकिन सुनने में चीजें आ रही हैं। तो लिहाजा जिस तरह से उनकी श्रीनगर से लेके नीचे सूरतगढ़ तक तकरीबन 6-7 उनके जो बेसिस को उड़ाया, और नीचे साउथ में गुजरात के अंदर बेस को उड़ाया है, और फिर उसके ब्राह्मोस के उसके जखीरा जहाँ पे मिजल से उसको उड़ाया, MI के हेडक्वार्टर को, नेम मैनी जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो इस इलाके में थी उसको उड़ाया है। तो फिर मेरे ख्याल में उसका बनता था कि वो सीज फायर की तरफ जाते। नाउ हैविंग सेड दैट कि हम कितना इंडिया के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, तो गजवा औद पे हमें याद अच्छी तरह, और हमारी बड़ी क्या मिसाल दे दी आपने, वाह 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 वाह, बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है, बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल दी आपने, वाकई सही बात। तो उसके
फतह हुई थी तो हम थोड़ा रिलैक्स कर गए थे और हमें मार पड़ी थी। तो लिहाजा उसके माजी की तरफ देखते हुए हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ है, खुद हाफिज हैं, ही नोज कुरान इन डिटेल और जितनी इस्लामिक हिस्ट्री है, तो आई एम श्योर कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इस मिसाल को सामने रखते हुए कभी भी अपने वेपन्स को या अपने गार्ड्स को लोअर नहीं करेगी, क्योंकि हमारा वास्ता एक मकार दुश्मन से है। लिहाजा लेकिन फिर भी हम ऑप्टिमिस्ट रहते हुए मैं समझता हूँ 2 के बीच DGSPR ने आना है प्रेस ब्रीफिंग के लिए अलॉन्ग विद नेवी और एयरफोर्स के रेप्स के साथ, लेकिन फिर भी ऑप्टिमिस्ट रहते हुए हम समझते हैं कि शायद अमेरिका ने कहा तो वो इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट हम बिल्कुल भी हमने गार्ड्स लोअर नहीं किए। अगर उनको दोबारा से वो समझते हैं कि आरसी सीज फायर था तो वी आर रेडी अगेन टू पनिश देम। भारत जो है वो इजराइल की पॉलिसी अपना रहा है और वो अपने आप को इस खित्ते का जो है वो बदमाश साबित कर रहा है। वही सारी स्ट्रैटेजी जो इजराइल की होती है वो इजराइल की स्ट्रैटेजी वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है और वैसा बिहेव करता है। तो इजराइल ने भी तो देखे ना कि यमन पे भी उसके हमले हैं, तो वो सीज फायर करता भी है फलस्तीन के हवाले से हमास के साथ, और फिर उसके बाद हमले भी करता है। तो ये स्ट्रैटेजी भारत क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करेगा? वो कोई ना कोई दरअंदाजी तो करेगा। जी हाँ, वही उसका मोदी बेसिकली मैं उसको कहता हूँ ये मूजी मर्ज है इंडिया के लिए, जो कि इंडिया एक अच्छी खासी उसकी हिस्ट्री है, कल्चर है, एक पुराना उसका सोशल उसका सेकुलरिज्म के लिहाज से उसका नाम है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट उसकी मिलिट्री है। तो ढेर सारा अच्छा मुल्क है, तगड़ा मुल्क है। वहां पे जो अच्छे सेन वॉइसेस हैं, वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो चीजों को समझते हैं। लेकिन मोदी बेसिकली सेल्फ फिगरिस्टिक है और अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, और हम सब जानते हैं कि आरएसएस का पॉलिटिकल फेस बीजेपी उसको लीड करता है। नाउ हैविंग सेड दैट, मोदी की और नेतन्याहू की जो दोस्ती है, क्योंकि 2 ज्योग्राफिया तो बात नहीं करते हैं, 2 पर्सनैलिटी बात करते हैं, तो 2 पर्सनैलिटी के हिसाब से इनके आपस में काफी जो है सुट पंजा है। और वही टेम्पलेट बेसिकली यहाँ पर वो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जो चाहता था कि जैसे गाजा में नेतन्याहू ने कहा भेजे थे ड्रोन्स और वहां पे तबाही फेरी थी, वो यही टेम्पलेट उसी प्लेबुक को यहाँ इम्प्लीकेट करना चाहता था। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तगड़ी फौज है, और जो रेजिलियंट किस्म की कौम होने की वजह से जो मोदी है, जो एरोगेंस में अंधा हुआ था कल परसों शाम तक, उसको बुरी तरीके से मार पड़ी। मैं ये भी समझता हूँ कि नेतन्याहू ओपनली कह चुके हैं कि मेरी दुनिया में 2 ही दुश्मन है, और दूसरे नंबर पे ईरान और पहले नंबर पे पाकिस्तान है। क्योंकि इसराइल और पाकिस्तान 2 वाहिद ऐसी स्टेट्स 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो आइडियोलॉजिकल उस पर बनी है कि जो वो अपने दीन के ऊपर बनी है, हम भी ऊपर बने हैं। तो ईरान को तो उन्होंने काबू कर लिया है। तो अब वो शायद पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए उसने मोदी को जो है शायद इंस्टिगेट किया हो इन रिटर्न ऑफ मैनी एडवांटेजेस एट द इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। तो शायद उसने कोई एडवेंचर करके देखने की कोशिश की, वरना पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ है उसके कोई सबूत दिए बगैर किसी न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर इस तरह का एडवेंचर करना, उसके लिए किसी शख्स का पागल होना जरूरी है। तो मोदी जो है मैं समझता हूँ कि वो पागल इंसान हो सकता है कि जिसने ऐसी हरकत की है। देखिए वहां पर भी उसने कोई सबूत नहीं दिए पहलगाम के मोदी ने, और इसराइल भी हमेशा यही करता है कि उससे कभी भी सबूत नहीं दिए गए हैं। वो ना किसी जर्नलिस्ट को वहां पर जाने देता है फलस्तीन में, गजा में, और अगर कोई जाते भी हैं तो उनको मार दिया जाता है। मतलब ये एग्जैक्टली सेम माइंडसेट है, सेम इनकी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, अब हम बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात के लिए जब हम बैठेंगे तो हमारे सामने देखें, हिस्ट्री से हमें सबक सीखना है। ताशकंद भी था, शिमला भी था। अब हम क्या सबक सीख सकते हैं उन 2 सिनेरियो से, और अब हम क्या कर सकते हैं अब जब हम बैठे टेबल पर? व्हाट शुड बी आवर स्टांस? जी बिल्कुल, देखिए 1999 में कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुए थे। हाँ। जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, उसके बाद बायलैटरल लेवल के ऊपर हमारी नेगोशिएशन शुरू हुई, और 2016 में 7वां-8वां राउंड था। उसके बाद इंडिया ने उसको अपनी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, ये इस तरह का फॉल्स फ्लैग कोई ऑपरेशन था, उसकी वजह से खत्म कर दिए। तो लिहाजा इंडिया कश्मीर के लिहाज से हमेशा बायलैटरल टॉक्स को जोर देता है उसके ऊपर। अब जब यूएस का इसमें इन्वॉल्व हुआ है और उसने कहा कि मैं सालिसी भी करने को तैयार हूं कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि यूनाइटेड नेशंस, यूएस और कोई ऐसा तीसरा फ्रीक और भी होना चाहिए, लाइक मे बी सऊदी हो, टर्की हो, ईरान हो, कि जो मजीद गारंटर हो कि जिसमें इंडिया जो बात करे फिर उसके ऊपर कायम भी रहे। तो मोदी ने बेसिकली मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए एक जो उसने एक शर्मिंदगी का बायस उसने बनाया 2 के पाकिस्तान की नैरेटिव की फतह हुई है कि इस जो आर्टिकल 370 और 35A को 2019 में एब्रोगेट करके कश्मीर को जो डोरमेंट करने की कोशिश की थी, दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया।
इसका ट्रम्प का ये ऑफर करना, और इस वक्त इंडिया में जो बेचैनी है और उस वजह से अभी उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वहां पे कोई मीटिंग भी हो रही है, मुझे बुलाई गई, इसमें चीफ्स को भी बुलाया गया, वो तमाम इस चीज के ऊपर मोदी के ऊपर बेसिकली डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर इस वक्त मौजूद है कि जिसकी वजह से वो कश्मीर को खोने के करीब है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कश्मीर का मसला इतना आसान नहीं है जो 78 सालों में नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हक में है तमाम इंटरनेशनल पोजीशंस और पाकिस्तानी नैरेटिव। तो लिहाजा जब स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी विद लार्जर इंटरेस्ट और पीस ऑफ द रीजन बैठेंगी तो आई एम श्योर कि कुछ बेहतर इसका हल निकलेगा, जो ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए बल्कि इस खित्ते के अमन के लिए बहुत जरूरी होगा। तो लेट्स वॉच कि इंडिया भी क्या कहता है सीज फायर के हवाले से। और मुझे लगता है कि इसका जो एयरफोर्स, जो इंडिया का एयरफोर्स चीफ है, उसने सिर्फ कहा है, मतलब दावा किया है कि मेरी तरफ से सीज फायर नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, वो लेट द टाइम कम। आई थिंक ही हैज समथिंग व्हिच ही नेवर वांटेड टू लूज। उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उसकी बेसिस का लूज होना हो सकता है, कोई पायलट शरारत के चक्कर भी हो, में इंसान ज्यादा आ जाता है या कुछ, बिल्कुल कोई ज्यादा उसमें लेट्स सी गवर्नमेंट डिसाइड कि कैसे उसको प्ले करना है, क्या करना है। कोई गम गलत करने के लिए उसने कुछ ऐसा किया हो कि अभी तक वो उसके दिमाग पे चढ़ी हुई होगी शायद। लेकिन ये कि अगर अब इस पूरी सूरत हाल को देखें हम, तो चाइना जो है वो अब इस सिचुएशन में क्या रोल प्ले कर सकता है व्हेन इट कम्स टू निगोशिएशंस? क्योंकि मिलिटरीली तो हमें अब दुनिया के सामने ये बात कहने की जरूरत भी नहीं है कि चाइना जो है वो हमारा सबसे गहरा दोस्त है। चाइना ने प्रूव कर दिया है, सारी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया है। अब निगोशिएशंस टेबल पर वो कैसे हमारी हेल्प कर सकता है और कैसे हम उसको इस पर ला सकते हैं? चाइनीज जब डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एंगेज करता है, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या और कोई मल्टीलैटरल फोरम हो, तो जनरली वो पीछे रहता है और इतना खुल के नहीं बोलता, बिकॉज ही इज बिजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिकली वो दुनिया में अपना रसूख बढ़ा रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम उसने इस पॉलिसी से डिपार्चर किया और डिपार्चर करके उसने खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट का, जिसमें मिलिट्री सपोर्ट भी शामिल है, उसका इरादा किया। तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जो कि चाइनीज की तरफ से आई, बिकॉज चाइना अच्छी तरह जानता है कि अगर ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अगर कोई बड़ी सुपर पावर इंडिया को सपोर्ट करी तो फिर चाइनीज हैव टू बी देयर। तो चाइनीज भी बेसिकली अपनी जो स्टैंडिंग है, बिसाइड्स इकोनॉमिक स्टैंडिंग, मिलिटरीली उसकी जो पावर है, जो कि पाकिस्तान ने प्रूव भी किया है कि उनकी जो इक्विपमेंट है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसकी क्या वैल्यू और कितना वो लीथल है। तो मैं समझता हूँ कि जो चाइना की जो मल्टीनेशनल MICs जो हैं, बेसिकली मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, उनकी जो रेपो है या उनके स्टेक्स हैं वो बहुत बड़े हैं vis-a-vis वेस्ट या अमेरिकन के मुकाबले में। तो इस बेसिकली क्विड प्रो क्वो के सिलसिले में हमारे साथ खड़ा होगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो नेगोशिएशंस में हमारे साथ होगा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होगा, लेकिन इसको शायद इंडिया ऑब्जेक्ट करे क्योंकि वो उसके साथ डायरेक्ट रेवलरी में है। लेकिन जब ये तमाम चीजें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके अगर इसको कोई भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात आएगी, तो मैं समझता हूँ कि चाइना पहले भी पाकिस्तान के लिए वहां पे जो है उसका फ्लैग रेस करता रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो के हिसाब से, और अब भी कोई चीज अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारी हुई और लार्जर गेम प्लान के तहत, तो मैं समझता हूँ कि चाइना खुल खुला के और स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को। अच्छा, अब हमने इस पूरे मार्के में भारत को शिकस्त देकर यह बता दिया कि इस खित्ते में एक पावर नहीं है, इस खित्ते में दो पावर है। इंडिया ठीक है एक पावर है, लेकिन हम भी एक पावर हैं और हम बल्कि यूं कहना चाहिए कि उससे थोड़े ज्यादा पावर है। इकोनॉमिकली वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं और हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कहीं ज्यादा है। अब हम अपने आप को इस खित्ते में कैसे रीपोजिशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, और अब खास तौर पर जब बांग्लादेश के साथ हम एक नई रिलेशनशिप में दाखिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त पाकिस्तान का जो साउथ एशिया के अंदर रोल है, मैं समझता हूँ कि बहुत तगड़ा हो गया है। इसके साथ साथ हमारे जो मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे दीगर 57 इस्लामिक ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री की क़यादत है और पॉलिटिकल जो क़यादत है और हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी देखते हुए, अगर हमारा जो एक इम्प्रेशन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली हम थोड़ा सा मार खा रहे थे, अगर कोई टेंटेड हुआ भी था, तो मैं समझता हूँ कि वो अब बिल्कुल वो चकाचौंध जैसे कहते हैं ना, उस तरह से वो दुनिया के सामने आ गए। जहां तक हमारे साउथ एशिया का ताल्लुक है, अगर अफगानिस्तान अगर कोई पहले
इंडिया के साथ खड़ा होकर यहाँ पे अपनी सरजमीन को टीटीपी के लिए इस्तेमाल करवाता था, तो मैं समझता हूँ उसके लिए वाज़ेह तौर पर मैसेज गया। इसी तरह जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो कभी कभार अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए जो BLA BRA को रिपोर्टेडली कभी उन्होंने सपोर्ट भी अगर किया है या हम पे कभी रॉकेट्स फायर किए तो उनको भी दोबारा से अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा। बांग्लादेश बड़ा ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। भूटान और नेपाल भी पाकिस्तान के साथ इंतहाई फ्रेंडली रिलेशंस के अंदर हैं। तो इस वक्त ओवरऑल अगर रीजन के हिसाब से देखा जाए या फॉर दैट मैटर ग्लोबल लेवल के ऊपर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट खास करके और इंडिया आमतौर पर जो है वो इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। इसीलिए अगर आप देखें तो एक मंजे हुए जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के हैं शंकर साहब, उन्होंने बड़ा उकताए और बुखलाए लहजे में कहा था कि वी डू नॉट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। तो दैट मीन्स के उनको पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं, लोग उनको समझाने पे तो जरूर लगे हुए। तो ऐसे तमाम ओवरऑल पेराई के अंदर देखा जाए तो जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिया में कहा गया था कि हम फुल स्पेक्ट्रम यूज करेंगे नेशनल पार्क का, तो उसमें सियासत, आपकी जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी और आपकी सहाफत, जैसे आपका चैनल है, जिस तरह की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं हकीकत पे मबनी, और इस तरह हमारी रेजिलिएंट कौम, हमारी अफवाज का रिस्पांस कैपेबिलिटी, ये तमाम चीजें मिलकर जो नेशनल पार्क बनती हैं। तो लिहाजा कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो है उसमें इन्वॉल्व था और इसीलिए एक होल ऑफ अ नेशन रिस्पांस गया कि जिसकी वजह से इंडिया के जो कदम है मिलिट्री के वो इनिशियल 5 आवर्स के दौरान ही उखड़ गए थे। और इसी चीज को दुनिया एक्नॉलेज भी कर रही है। और मुस्लिम उम्मा के अंदर OIC में या फॉर दैट मैटर अरब लीग के अंदर जो पाकिस्तान का मकाम ऑलरेडी काफी स्ट्रेंथन था, अब मैं समझता हूँ कि उसको मजीद सीमेंटेड हो गया। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये कि अब पाकिस्तान जो है वो फ्रंट फुट पर है। अब पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया के सामने भी आ चुकी है। पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो इस खित्ते में भी सब पर वाज़ेह हो चुकी है और सारी दुनिया के मीडिया ने बता दिया कि पाकिस्तान कितना कैपेबल है। जो खलीजी मीडिया है वो क्या कह रहा है? वो ये कहता है कि तारीख में पहली बार राफेल तबाह हुआ है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मार्क है। फिर उसके बाद ब्रिटिश मीडिया की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश मीडिया क्या कहता है कि इस मार्के में भारत नाकाम हुआ है, पाकिस्तान कामयाब हुआ है। खुलकर ब्रिटिश मीडिया ये बात कर रहा है। और ब्रिटिश मीडिया ने तो ये भी कह दिया कि अरबों रुपए खर्च करके भी भारत को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ है। दिस इज ब्रिटिश मीडिया। बल्गेरियन जो मीडिया है वो क्या कहता है कि S-400 का तबाह होना, S-400 का तबाह होना ये इस मार्के का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इस टर्निंग पॉइंट से दुनिया को यह पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तानी जो हैं उनसे आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने वतन के दिफा से गाफिल हों। ये बात बताई है हमारी फौज ने सारी दुनिया को और ये बात जो है वो अब सारी दुनिया के सामने रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि पाकिस्तान इज अ पावरफुल कंट्री और ये पावर जो है वो पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करता आया है और आइंदा भी रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान उसको जवाब देने का पूरा हक और पूरी सलाहियत रखता है। सिचुएशन सेंटर से इस वक्त इतना ही। आपसे बाद में फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।